हाँ करूँ। ऑल आर यू गुड मॉर्निंग। आज हम प्रीवियस क्लास की जो डिमांड थ्योरी थी, मांग सिद्धांत, जो पीछे पड़ा था उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं, यानी जो टॉपिक चल रहा था वो मांग सिद्धांत चल रहा था। मांग सिद्धांत का हमने पूरा एक व्यवस्थित क्रम में सारा अध्ययन किया था, स्टेप बाय स्टेप। तो उसी क्रम में आज अगली जो इसका पॉइंट है, वो बिंदु है जो उसमें हमने मांग की लोच की श्रेणियां, यानी मान लीजिए किसी वस्तु की जो मांग की कीमत लोच हम निकालते हैं, उस मांग की कीमत लोच की जो कैटेगरियां हैं, कोटियां हैं, श्रेणियां हैं, वो हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे लास्ट उसके प्रीवियस क्लास थी, उसमें हमने दो श्रेणियों के बारे में चर्चा की थी कि अगर मान लीजिए मांग की लोच इलास्टिसिटी, यानी पहली जो है, अगर ईपी का मान 0 है तो कौन सी लोच कहलाएगी। अगर ईपी का मान अनंत है तो क्या कहलाएगी। तीसरा है, अगर ईपी का मान 1 है तो कौन सी लोच कहलाएगी। चौथी, अगर ईपी इज ग्रेटर देन 1 है तो कौन सी कैटेगरी कहलाएगी। और लास्ट, अगर ईपी इज लेस देन 1 है तो कौन सी कैटेगरी है। यानी मांग की जो लोच की श्रेणियां हैं, उनको मोटे रूप से हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अगर मांग की लोच हम गणना करने के बाद उसका परिणाम 0 आता है तो इसकी मांग की जो लोच की श्रेणियां हैं उसको बोलते हैं पूर्णतया बेलोच। पूर्णतया बेलोचदार मांग की लोच। और अगर मान लीजिए हम मांग की लोच का अगर परिणाम अनंत यानी इन्फिनिटिव आता है तो जो मांग की कैटेगरी कहलाएगी, श्रेणियां कहलाएगी, उसको बोलेंगे अर्थशास्त्र की भाषा में पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार जो है मांग की लोच की श्रेणी कहलाएगी। अगर मान लीजिए मांग की लोच जो कीमत लोच निकालेंगे और उसका परिणाम जो है, उसका रिजल्ट जो है 1 आता है तो उसको बोलते हैं इकाई लोचदार, यानी ये इकाई लोचदार कहलाएगा। और मान लीजिए मांग की लोच की हम गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उसका रिजल्ट 1 से ज़्यादा आता है तो उसको बोलेंगे इकाई से अधिक लोचदार या अत्यधिक लोचदार कहलाएगा। इकाई से अधिक लोचदार। और मान लीजिए उसका रिजल्ट 1 से कम आता है, परिणाम उसका जैसे मान लीजिए निकालते हैं रिजल्ट, तो इसको बोलेंगे इकाई से कम। इकाई से कम लोचदार। यानी इसके ये 5 इसकी श्रेणियां कहलाएगी, 5 कहलाएगी, जिसमें मैंने बताया था पहले दोनों जो होती है ये सैद्धांतिक श्रेणियां होती है और ये पीछे जो 3 बचती है ये व्यवहारिक मांग की लोच की श्रेणियां कहलाती है। ऐसा ये व्यवहार में नहीं पाया जाता, लेकिन तीनों का जो है रिजल्ट जनरली व्यवहार में पाया जाता है। ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन कहलाती है, अंतरिम अवस्था कहलाती है कि मान लीजिए किसी भी लोच का रिजल्ट जैसे 0 आ रहा है या इन्फिनिटी है तो सारी कैटेगरी जो है उसी के आधार पर जो है इसका निर्धारण करेंगे। अब उसी के आधार पर मान लीजिए हम 1 बाय 1 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट लेते हैं। अगर ईपी इजकल टू 0 है तो ये पूर्णतया बेलोचदार कहलाएगी, जो इसका हमने अध्ययन पिछली क्लास में कर दिया। और अगर ईपी का रिजल्ट इन्फिनिटिव आ रहा है, अनंत आ रहा है, तो ये पूर्णतया लोचदार कहलाएगी। इन दोनों को हमने चर्चा कर ली है। तो ये दोनों जो है कैटेगरी, इसको बोलते हैं
सैद्धांतिक, ये केवल सिद्धांत के अंदर पाया जाता है, व्यवहार में ऐसा नहीं पाया जाता है। अब तीसरी कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए अगर ईपी का परिणाम 1 आता है, इसको बोलते हैं इकाई लोचदार। यानी हम किसी भी वस्तु की कीमत में एक निश्चित अनुपात में हम वृद्धि करते हैं तो उसकी मांग की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ती है, यानी उसका जो रेशियो है, अनुपात है, वो अनुपात बिल्कुल इक्वल रहेगा। तो इसके कारण उसका रिजल्ट बनाएगा। जैसे हम बाय फॉर एग्जांपल लेकर इस चीज़ को भी प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि कैसे इकाई आएगा, इसका मांग वक्र किस प्रकार से होगा। तो जैसे मान लीजिए इसका डायग्राम बनाते हैं तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। वही बात है, हम कोई भी दो आर्थिक चरों की बात करेंगे, एक्स अक्ष पर कौन सा चर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए वस्तु की डिमांड डी ले लिया, डिमांड ऑफ जैसे मान लीजिए एक्स है तो यहाँ एक्स बता दीजिए। इधर कीमत ले रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स, तो एक्स की कीमत और मांग ले रहे हैं। अब इकाई लोचदार बनाना तो ये हमें ध्यान में रखना है कि उसका मांग वक्र इस प्रकार से बनाएं कि दोनों अक्ष पर जो है उसका अंतराल बराबर, तो दोनों अक्षों को छूता हुआ इस प्रकार से उसका डिमांड कर्व रहेगा। ये किसी उसी वस्तु का मांग वक्र रहेगा। अब मान लीजिए स्टार्टिंग में इस प्रकार से उसका ये संतुलन था, ई या पी 0 था या डी 0 थे। अब कीमत में या तो वृद्धि कर दीजिए या कीमत में कमी कर दीजिए। जैसे कीमत में कमी हुई है तो उसी अनुपात में जो है उसकी मांग मात्रा बढ़ जाएगी, यानी P1 हो गया, ये D1 हो गया। तो यहां जो परिवर्तन हुआ उसको हम बोलेंगे डेल्टा P, और इधर जो परिवर्तन हुआ है उसको बोलेंगे डेल्टा D। ये दोनों इक्वल रहेंगे तभी तो रिजल्ट 1 आएगा। एक कैसे आएगा कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी कर दी गई तो उसकी मांग मात्रा 10% बढ़ जाएगी, तभी उसका जो अनुपात है, रेशियो है, जो चेंजेज आ रहा है वो 1 के बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए इलास्टिसिटी का सूत्र क्या है, इलास्टिसिटी P बराबर हम लिखते हैं कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन डिमांड में प्रतिशत परिवर्तन। ये मांग की लोच ज्ञात करने का, जो कीमत लोच ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे ये 10% कीमत में कमी की और मांग मात्रा भी कितनी बढ़ गई, 10%। अब इसी को हम अगर रिजल्ट में रखेंगे तो 10 भी ऊपर रहेगा, नीचे भी 10 रहेगा, करेंगे तो ईपी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 का मतलब ये इकाई हो गया, यानी एक निश्चित इकाई के अनुसार हम चेंज किया, उसी के अनुसार उसकी मात्रा दूसरी में भी चेंज हो गया। इस कारण से इसका परिणाम हमेशा क्या हो गया, इकाई के बराबर कहलाती है। ये इकाई लोचदार है। अर्थशास्त्र की भाषा में इकाई लोचदार जहां जहां वर्ड आता है, शब्द आता है, इसका मतलब ये चीज समझ लेना कि हम क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र चर जैसे किसी वस्तु की कीमत में एक निश्चित अनुपात में हम वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं, तो दूसरा पक्ष जो वस्तु की मांग मात्रा में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, जिसके कारण से उसका हमेशा रिजल्ट परिणाम 1 के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो उसको हम बोलते हैं इकाई लोचदार। क्लियर? इस प्रकार से ये सारी चीज इसकी क्लियर हो गई। अब उसके बाद में चौथी जो इसकी इलास्टिसिटी आएगी या ईपी आएगी, वो ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक। यानी हम मैथमेटिकल रूप से उसको प्रूव करेंगे तो लास्ट में उसका जो आंसर आएगा, जैसे उसका मान 1 से ऊपर आता है तो वो इकाई से अधिक लोचदार कहलाएगी। यानी हम जिस अनुपात में, जिस प्रतिशत में हमने कीमत में बदलाव किया था, उसके अनुसार उसकी मांग मात्रा में उस अनुपात से ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, तभी उसका रिजल्ट इकाई से अधिक कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं अत्यधिक लोचदार मांग। लोचदार का मतलब है उससे ज़्यादा बन रहा है, यानी उसका रिजल्ट जो 1 से इन्फिनिटी के बीच रहेगा, ज़्यादा रहेगा, 1 से इकाई से ज़्यादा रहेगा, तो वो इकाई से अधिक लोचदार कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है चौथी कैटेगरी यानी ईपी इज ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक लोचदार कहेगा। अब इसका जैसे मान लीजिए डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो चित्र बनाते समय ये बात विशेष ध्यान रखनी है
कि यहाँ हम जैसे डिमांड ले रहे हैं, इधर हम जैसे प्राइस ले रहे हैं। ये जैसे मान लीजिए एक्स वस्तु का है तो ये भी एक्स वस्तु की कीमत मान लीजिए। अब हमें मांग वक्र इस प्रकार से बनाना है कि कीमत का जो डिफरेंस है वो कम आना चाहिए और मांग का डिफरेंस ज़्यादा आना चाहिए, तभी जाकर जो है इसका ग्राफ सही रहेगा। तो अत्यधिक में लोचदार, इसका मतलब उसका फ्लैटर बनाना, डिमांड को जो बनाना वो कैसे बनाना है, फ्लैटर बनाना है, इस प्रकार से मांग वक्र बनाना है। क्योंकि ऑटोमेटिक इसके अंदर जो भी चेंजेस आएगा उस चेंजेस के आधार पर ही हम परफेक्टली पता कर लेंगे कि भाई इसमें किस प्रकार से जो परिवर्तन हुआ है। अगर कीमत में इस प्रकार से चेंज हुआ तो ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस से कम है, यानी ये पहले P0 था, ये P1 हुआ, ये जो चेंज हुआ वो D जैसे पहले 0 था और ये D 1 हो गया। ये जो चेंजेस था ये मांग की मात्रा कीमत के अनुपात में ज़्यादा बढ़ी है, इसीलिए उसका रिजल्ट इकाई से अधिक आया है। यानी यहाँ उपभोक्ता पहले संतुलन में था, अब होकर E1 पर चला गया। तो ये जो है डेल्टा P और ये है डेल्टा D, या Q भी लिख सकते हैं अपन, वो एक ही बात है। समझाने के लिए मैंने बार बार ये D वर्ड लिया गया है, D इसका लेटर लिया गया है ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन पैदा नहीं है।